हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है हमारी एदुतेरिया बुक से, और ये हमारा एदुतेरिया वार्षिकी का सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो डाल रखा है, अगर आप लोग नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वर्ष 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो कि हम एक एक मंथ करके कवर करने वाले हैं। सबसे पहले दिसंबर 2020। तो दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस को वर्चुअली संबोधित किया है। इसका आयोजन भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इसका थीम है समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित, स्थायी। लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। केंद्र सरकार द्वारा लक्षद्वीप को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और 2016 में सिक्किम 100% जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला राज्य बना था। 9 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया है। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से प्रेरित होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल बैग पॉलिसी 2020 की घोषणा की है। इसके तहत 1 से 10 तक के छात्रों के स्कूल बैग का वजन छात्रों के वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी FPO का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य देश में शहद उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के डाईवाला में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया है। इस झील की क्षमता 77,000 क्यूबिक मीटर है, जिससे लगभग 20 गांवों को पीने का पानी और सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसके बाद सहकार प्रज्ञा पहल क्या है? तो ये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की एक पहल है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। इसके तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। द्वारे सरकार अभियान। द्वारे सरकार अभियान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ये अभियान 1 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2021 तक 4 चरणों में चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य 11 राज्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना है। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मध्य प्रदेश में आदि महोत्सव का शुभारंभ किया है। इस महोत्सव में आदिवासी समुदायों द्वारा निर्मित प्राकृतिक उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। भारत सरकार ने मेघालय में बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए ADB के साथ $132.8 मिलियन ऋण का समझौता किया है। इसके तहत 23 सब स्टेशनों का निर्माण और 45 सब स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम यानी केरल और तमिलनाडु क्षेत्र में चक्रवाती तूफान ब्यूरेवी आया। इसका नामकरण मालदीव द्वारा किया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल का शुभारंभ किया है। इसे XP100 ब्रांड के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इसे उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में तैयार किया गया है। मणिपुर के नोंगपोक सेकमई थौबल में पुलिस स्टेशन को भारत का पहला पुलिस स्टेशन चुना गया है। और वहीं तमिलनाडु के सुरमंगलम सालेम सिटी महिला पुलिस स्टेशन को देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर माजेर हाट पुल का नाम बदल के जय हिंद पुल कर दिया है। ये पुल कोलकाता को बोहाला और दक्षिण पश्चिम उपनगर से जोड़ता है। भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित वैक्सीन कोविशील्ड ने भारत में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर 2020 को आंध्र प्रदेश गेमिंग विधेयक 2020 को विधानसभा से पारित किया है। इसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फॉर्च्यून इंडिया ने देश की 500 दिग्गज कंपनियों की सूची जारी की है, जिसमें मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रथम स्थान पर रही है और दूसरा स्थान IOCL को प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 शहरों ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का टैग सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व के रूप में लिए जाते हैं। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में सुधार हेतु ADB के साथ $50 मिलियन ऋण का समझौता किया है।
1 दिसंबर को एड्स दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने 2030 तक देश से HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही मध्य प्रदेश ने भी अपने राज्य के लिए इस लक्ष्य को निर्धारित किया है। अरुणाचल प्रदेश कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कीवी को अरुणाचल प्रदेश में अंतेरी कहा जाता है। इसे चीन का चमत्कारी फल और हॉर्टिकल्चर वंडर ऑफ न्यूजीलैंड भी कहा जाता है। ये फल खून में प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करता है। इसके बाद दिसंबर के बाद अब हम नवंबर को कवर करेंगे, नवंबर 2020। तो नवंबर 2020 के घटनाक्रम देखेंगे। आरोग्य वन जो है ये गुजरात के नर्मदा जिले में प्रधानमंत्री मोदी ने आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य योग, आयुर्वेद आदि के बारे में लोगों में जागरूकता लाना है। इस वन को 17 एकड़ जमीन में विकसित किया गया है, जिसमें पेड़ पौधों की 380 प्रजातियां हैं। 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवडिया में देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है। ये अहमदाबाद के साबरमती के रिवर फ्रंट के बीच स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थापित की गई है। ये प्लेन साबरमती से केवडिया के बीच 200 किलोमीटर दूरी को 45 मिनट में तय करेगी। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का तीसरा पंचमढ़ी अमरकंटक के बाद जैव आरक्षित क्षेत्र है। पाकिस्तान की सीमा से लगे राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता 800 मेगावाट होगी। इसकी स्थापना हेतु राज्य ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता किया है। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम द्वारा कोलकाता में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में खराब हो चुके टायर से बने कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने भारत के पहले ई संसाधन केंद्र और नागपुर न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में न्याय कौशल नामक एक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया है। ये कोर्ट देश के किसी भी न्यायालय में मुकदमों के इलेक्ट्रॉनिक फाइल करने की सुविधा प्रदान करेगी। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने वेल्ली में भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया है। ये 3 बोगियों वाली छोटी ट्रेन है जो कि 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी के खेतड़ी में सब्जियों की खेती के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी COE की स्थापना की है। इससे किसानों को उनके आय और उत्पादन बढ़ाने में इजराइल से नई तकनीकों की मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत की है। ये परियोजना दिबांग घाटी के 39 गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराएगी और ये हरित ऊर्जा और पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भारत के सबसे लंबे सिंगल ट्रेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। ये पुल टिहरी झील पर स्थित है, जिसकी लंबाई 725 मीटर है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 जारी किया है। इसके तहत राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, रोजगार आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रोजेक्ट एयर केयर क्या है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इसके तहत गुरुग्राम में 65 विंग ऑगमेंटेशन एयर प्यूरिफाइड यूनिट्स स्थापित की जाएगी। कर्नाटक के मैसूर में अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला जाएगा। किसानों को चंदन के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए यह संग्रहालय स्थापित किया गया है। असम की पहली वायुसेना ऑफिसर बोरनाइल गोगोई को विंग कमांडर की रैंक पर प्रमोशन दिया गया है।
पंजाब और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान ने भी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के विरोध में अपने राज्य में 3 विधेयकों को पारित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। इसकी क्षमता 210 मेगावाट और ये प्रति वर्ष 758.20 मिलियन यूनिट्स विद्युत उत्पादन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हजीरा में रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किया है। इस सेवा से घोघा से हजीरा के बीच की दूरी 375 किलोमीटर की जगह 90 किलोमीटर रह जाएगी। गुपकार घोषणा क्या है? गुपकार जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों का एक गठबंधन है जिसमें 6 पार्टियां शामिल हैं। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर को पहले की तरह विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है। केंद्र सरकार ने इसे देश विरोधी संस्था की संज्ञा दी है। इन 6 पार्टियों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, पीपुल्स कांग्रेस, माकपा और आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है। इसके अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष महबूबा मुफ्ती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया है। ये प्रतिमा लगभग 3 साल से ढकी हुई थी। 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है। ये प्रस्ताव सरना को एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने से संबंधित है। सरना समुदाय के लोग मुख्य रूप से प्रकृति के उपासक होते हैं। कोरोना वायरस से बचाव हेतु मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। 16 नवंबर को लोनार झील महाराष्ट्र और सुर सरोवर झील या कीथम झील जो कि उत्तर प्रदेश में है को रामसर साइट में जोड़ा गया है। इस प्रकार भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 41 हो गई है। रामसर सम्मेलन 1971 में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आयोजित किया गया था। 16 नवंबर को बिहार में 7वीं बार श्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। राजस्थान के पाली जिले में जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर स्टैच्यू ऑफ पीस मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। नवंबर 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रमुख अभिभाषणों को संग्रहित कर लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 नामक 2 पुस्तकों का अनावरण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसदों के लिए निर्मित 76 मंजिल के इमारत का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या रखने की मंजूरी मिली है। 16 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्राम कार लाइब्रेरी की शुरुआत कोलकाता में की गई है। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। महाराष्ट्र में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के नैनीताल में भारत का पहला मॉस गार्डन का उद्घाटन किया गया है। एलआईसी द्वारा एजेंटों के लिए आनंदा नामक डिजिटल ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके जरिए ग्राहक पेपरलेस जीवन बीमा पॉलिसी ले सकते हैं। मेघालय में आयोजित होने वाले 5वें चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 के कारण रद्द किया गया है। नवंबर माह में बंगाल की खाड़ी में निवार नामक चक्रवाती तूफान उत्पन्न हुआ। निवार तूफान का नाम ईरान द्वारा दिया गया है। पूर्वोत्तर में पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन असम के डिब्रूगढ़ में किया गया है। कृपाल सिंह द्वारा गुरु नानक देव पर लिखित पुस्तक जीन सचू पछाड़िया का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल क्या है? ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल जलवायु परिवर्तन के संबंध में उठाए जा रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कदमों के विषय में नागरिकों को जानकारी प्रदान करेगा। लद्दाख के लेह आईएफ स्टेशन पर प्रोविजन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट नामक सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना को पूरा किया गया है। इसे मेक इन इंडिया के तहत स्थापित किया गया है। बेंगलुरु के बेरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है।
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग यानी DNRE ने गोवा में भारत की प्रथम अभिसरण कन्वर्जेंस परियोजना को लागू करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। नवंबर 2020 में ब्रू जनजाति के अधिवास की सुविधा के लिए ब्रू जनजातीय रियांग भारत सरकार, मिजोरम और त्रिपुरा सरकार के बीच चतुष्कोणीय समझौता हुआ है। मध्य प्रदेश में पहली गौ कैबिनेट की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य गाय पर आधारित अर्थव्यवस्था को गति देना है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट मंथ अक्टूबर 2020 को कवर करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा चार धाम परियोजना के तहत सड़कों की चौड़ाई 5.5 m करने का फैसला सुनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रवि चोपड़ा समिति ने आरोप लगाया है कि चार धाम सड़क परियोजना ने अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए सड़क की चौड़ाई 10 से 12 मीटर करने की स्वीकृति दी है। भारत के तमिलनाडु में विश्व आर्थिक मंच और गाइडेंस के द्वारा संयुक्त रूप से AMHUB यानी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना की जाएगी। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब ये देश में अपनी तरह का पहला केंद्र है जो कि तमिलनाडु में सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्रों में उत्पादन और निवेश को बढ़ाएगा। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल कनेक्शन प्रदान करने वाला गोवा देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में लगभग 2.3 लाख परिवारों को जल कनेक्शन दिया गया है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक परिवार को प्रतिदिन 55 लीटर जल प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। वो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। उनका संबंध ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में है, तो उनका संबंध ग्वालियर से था। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IHBT पालमपुर, जो कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की एक प्रयोगशाला है, ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत की है। हाल ही में केरल कृषि वस्तुओं जैसे सब्जी, फल आदि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। सब्जियों का MSP इसके उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। त्रिपुरा के सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ने वाला फेनी पुल दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। ये फेनी नदी पर निर्मित 1.8 किलोमीटर लंबा पुल है, जिसका निर्माण दिसंबर 2010 में शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर में शहर को एकल उपयोग और उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग यानी PPL टूर्नामेंट खेला जा रहा है। ये 45 दिनों की प्रतियोगिता है। इसके तहत सबसे ज़्यादा प्लास्टिक एकत्र करने वाले टीम को PPL पुरस्कार दिया जाएगा यानी प्लास्टिक प्रीमियर लीग पुरस्कार दिया जाएगा। भारत में अगले 10 महीनों में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC के साथ साझेदारी की है। तमिलनाडु सरकार ने युवा अधिवक्ता कल्याण कोष की शुरुआत की है, जो कि नए उम्मीदवारों को चुनौती का सामना करने में मदद करेगा। ये कोष वकीलों को 2 साल के लिए 3,000 रुपए की मासिक सहायता प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन की स्थापना का निर्णय लिया है। इसके तहत 40 नई ऐसी इकाइयां स्थापित की जाएगी जो कि पुलिस स्टेशनों की तरह कार्य करेगी। 1 अप्रैल 2021 को गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 70 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसके सचिव अजय कुमार भल्ला, जो कि केंद्रीय गृह सचिव हैं, वो होंगे। गुरु तेग बहादुर 1 अप्रैल 1621 से 11 नवंबर 1675 तक उनका जीवन था। सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। एनीमिया मुक्त भारत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की एक पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में एनीमिया प्रसार को कम करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY को लागू करने में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 30 जिलों की सूची जारी की गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला
प्रथम स्थान पर रहा है। ये सूची केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड के पहले रामसर स्थल के रूप में आसम कंजर्वेशन रिजर्व को घोषित किया है। ये रिजर्व देहरादून में यमुना नदी के तट पर है। IIT खड़गपुर ने कोविरैप नामक कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीक विकसित किया है। इस तकनीक को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने में सक्षम माना गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने असम के बोंगई गांव में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया है। बोंगई गांव में ये पार्क असम और पूर्वोत्तर राज्यों को सड़क, रेल, जल मार्ग से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये पार्क राज्य के 20 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा। भारतमाला परियोजना के तहत इसके निर्माण का पहला चरण 2023 को पूरा किया जाएगा। IIT मद्रास की डेयरी स्टार्टअप स्टेलैब्स ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरह स्वचालित भुगतान प्लेटफॉर्म MOO पे लॉन्च किया। इसके तहत डेयरी किसानों के बैंक खाते में डिजिटली भुगतान किया जा सकेगा। गुजरात के तापी जिले के दोसवाड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर परियोजना का निर्माण किया जाएगा, जो कि 2022 तक पूरा हो जाएगा। इस परियोजना की उत्पादन क्षमता 300 किलो टन प्रति वर्ष है। इसकी स्थापना हेतु 10,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा और इससे 5,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध होंगे। देश की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। 16 अक्टूबर 2020 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। केरल देश का पहला राज्य बन गया है जहां सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है और सभी पब्लिक स्कूलों की कक्षाएं उन्नत तकनीकों से लैस है। MSME प्रेरणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME के लिए ऑनलाइन व्यापार प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य उद्यमियों को कौशल विकास और क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाना है। इस प्रोग्राम को इंडियन बैंक द्वारा लॉन्च किया जाएगा। पुदुचेरी हवाई अड्डा पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है। गुजरात सरकार ने राज्य में सीवरेज और जल आपूर्ति के लिए डेनमार्क ऑनलाइन इनएक्टिविटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेनिश जल फोरम के साथ 5 वर्षों का समझौता किया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में भारत का पहला पशु ओवरपास पशु पुल बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर होगी। जानवरों को दुर्घटना से बचाने के लिए ये पुल बनाया जा रहा है और ये नीदरलैंड के वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग से प्रेरित है। मेघालय सरकार ने राज्य के किसानों की आय बढ़ाने हेतु सब्जियों के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। ये केंद्र नई तकनीकों और प्रौद्योगिकी के जरिए सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 14 किलोमीटर लंबी नेफिचू सुरंग की नींव रखी। ये सुरंग असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगी और अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक मिलिट्री वाहनों की पहुंच को आसान बनाएगी। हाल ही में पंजाब सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है और बिहार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का निर्माण किया गया है। इसकी लंबाई 168 मीटर है और ऊंचाई 67 मीटर है। इस रोपवे के जरिए धरातल से पर्वत पर स्थित अंबाजी मंदिर तक कम समय में ही पहुंचा जा सकेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
जम्मू कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने का फैसला किया है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जोजिला सुरंग के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है। ये एशिया की सबसे लंबी सुरंग है जिसकी लंबाई 14.15 किलोमीटर है। ये सुरंग NH1 पर स्थित है और ये श्रीनगर को लेह से जोड़ेगी। इसके बाद आते हैं सितंबर 2020। तो 27 सितंबर 2020 को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया है और इस वर्ष की थीम थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने कृतज्ञ नामक हैकथॉन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य कृषि में मशीनीकरण के नवाचार को बढ़ावा देना है और महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। ओ स्मार्ट योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य था महासागरों में अनुप्रयोग, संसाधन, प्रौद्योगिकी आदि विकास की गतिविधि को प्रोत्साहित करना। 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 14,000 करोड़ की 9 राजमार्ग परियोजना और 45,945 गांव में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत की। 21 सितंबर 2020 को महामारी रोग संशोधन विधेयक संसद से पारित कर दिया गया है। इस विधेयक से महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया है। इसके तहत किसी भी महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। 20 सितंबर 2020 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू द्वारा शपथ दिलाई गई है। HD देवगौड़ा देश के 11वें प्रधानमंत्री 1966-67 में थे। वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी महासेतु रेल पुल का उद्घाटन किया है। ये पुल 1.9 किलोमीटर लंबा है जो कि 516 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है। ये पुल भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है और इसके निर्माण से मिथिलांचल से रेल संपर्क जुड़ गया है। इसके साथ ही 12 अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने आधारशिला रखी थी। गुजरात सरकार विजय रूपाणी ने विद्युत वाहनों को प्रोत्साहित करने हेतु सब्सिडी देने की घोषणा की है। सरकार कक्षा 9 के बाद के छात्रों को 12,000 की सब्सिडी देगी ताकि वे इलेक्ट्रिक दोपहिए वाहनों का उपयोग कर सके। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कृषि क्षेत्र के तहत लोकसभा में पारित 3 बिलों के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 17 सितंबर को महिला उत्कर्ष योजना गुजरात सरकार 19 सितंबर को इसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 50,000 महिला समूह बनाए जाएंगे और उन्हें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने मेकेदातु परियोजना के निर्माण को लेकर के एक टीम गठित करने का निर्णय लिया। ये परियोजना कावेरी नदी पर निर्मित है जिसका तमिलनाडु सरकार द्वारा विरोध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार इसके तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थियों को 4,000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता कुल 10,000 दी जाएगी। चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में कुपोषण की समस्या को कम करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर की 5 भाषाओं उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, कश्मीरी और डोगरी को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दी है। धारा 370 के प्रावधान के निरस्त होने से पहले उर्दू और अंग्रेजी वहाँ के आधिकारिक भाषा थी। हिमाचल प्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश ने इसके लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है। इस एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होगा। इस एयरपोर्ट का कार्य दिसंबर 2021 तक पूरा किया जाएगा।
15 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7 परियोजनाओं की शुरुआत की। ये परियोजनाएं जलापूर्ति और सीवरेज से जुड़ी है, जो कि केंद्र की नमामि गंगे और अमृत योजना से संबंधित है। बिहार में इन परियोजनाओं के लिए 541 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने बिहार में 971 करोड़ रुपए की मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर 120 किलोमीटर लंबी परियोजना है। 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई है। इस बिल के तहत खाद्य पदार्थों, अनाज, दाल, प्याज, आलू आदि को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है। इससे बाजारों में इनकी स्पर्धा और खरीद बढ़ेगी और किसानों को उचित मूल्य प्राप्त होगा। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि में सुधार और किसानों की आय में वृद्धि करना है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इसका निर्माण अगले 4 वर्षों में पूरा किया जा सकता है। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान दूसरा है, जबकि पहला स्थान अमेरिका का है। 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में 30% की कटौती का बिल पारित किया गया है। इसके तहत कोविड-19 से उत्पन्न वित्तीय समस्या को दूर करने के उद्देश्य से सांसदों के वेतन में 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष तक 30% की कटौती की जाएगी। गृह प्रवेश कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्य प्रदेश में 1,75,000 लोगों को घर उपलब्ध कराए गए। पीएमएजी के तहत वर्ष 2022 तक भारत सरकार द्वारा सभी ग्रामीणों को आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से दिल्ली के लिए चलाई गई। पहली किसान रेल महाराष्ट्र से बिहार के लिए चलाई गई थी। एसबीआई ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु SAFAL सफल यानी सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन नामक ऋण योजना की शुरुआत करने की घोषणा की। भारतीय बैंकिंग संघ यानी IBA द्वारा जारी इजी ऐसे यानी EASE बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वीर लक्ष्मी तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली ड्राइवर बन गई हैं। वीर लक्ष्मी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत 118 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही भारत में कुल 224 चीनी ऐप्स वर्तमान में प्रतिबंधित हो चुके हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा मांडवी महादई नदी पर कलसा बंडूरी बांध परियोजना का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। ये परियोजना कर्नाटक और गोवा के मध्य मांडवी नदी जल बंटवारे को लेकर के चल रहे विवाद के कारण 2 दशकों से रुक गई थी। 2002 से इसे मंजूरी मिल गई थी। केरल के इडुक्की जिले में एरविकुलम नेशनल पार्क के पास नायमक्कड़ टी स्टेट में भारी भूस्खलन हुआ। ये नेशनल पार्क नीलगिरी ताहर और नीला कुरुंजी फूल जो 12 साल में एक बार खिलता है के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान चन्नापटना खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने की बात की है। ये लकड़ी के खिलौने हैं जो कि कर्नाटक में प्रसिद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान थारू जनजाति द्वारा मनाए गए बरना त्यौहार की सराहना की। बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले के थारू जनजाति द्वारा बरना त्यौहार मनाया जाता है, जिसके तहत लोग प्रकृति की रक्षा के लिए 60 घंटों तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मंथ अगस्त 2020 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 अगस्त को आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके तहत रक्षा क्षेत्र के 101 उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने अमृत योजना को लागू करने की दृष्टि से राज्यों की रैंकिंग जारी की है। इसमें ओडिशा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अमृत योजना क्या है? अमृत योजना इसकी शुरुआत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में हुई थी। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पाइप के द्वारा जलापूर्ति करना और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करना है। 15 अगस्त 2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उस व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी सभी पुराने रिपोर्ट और उसके उपचार दर्ज होंगे। इस दौरान पीएम ने प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी लॉन्च किया। प्रोजेक्ट लॉयन क्या है? इसका उद्देश्य एशियाई शेरों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है, जो कि वर्ष 2020 में गुजरात के गिर में लगभग 92 शेरों की मौत हो गई थी। अब एशिया शेरों में मध्य प्रदेश के कूनो अभयारण्य में रखने की योजना बनाई जा रही है। 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिक फाइबर लिंक की स्थापना करने की घोषणा की है। ये एक अंडर सी परियोजना है जिसको 1000 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लक्षद्वीप और शेष भारत के बीच संचार को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह का पहला लिंक चेन्नई और अंडमान निकोबार के बीच स्थापित किया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश में 2 स्वायत्त परिषदों, पटकाई स्वायत्त परिषद और सोम क्षेत्र की स्थापना और 6ठी अनुसूची में शामिल होने की मांग की जा रही है। इस पर विचार करने हेतु हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में उप मुख्यमंत्री चौना मीन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। अरुणाचल प्रदेश को 6ठी अनुसूची में शामिल करने के बाद वहां के मूल निवासियों को सभी प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार प्राप्त हो जाएगा। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश 5वीं अनुसूची में शामिल है और असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा 6ठी अनुसूची में शामिल है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी NEFR द्वारा मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा पुल आयरिंग नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 141 मीटर है और लंबाई 703 मीटर है। ये पुल यूरोप के मोंटेग्रो में बने 139 मीटर ऊंचे माला रिजेका पुल से भी ऊंचा होगा। मध्य प्रदेश अपने राज्य के लोगों के लिए राज्य की सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अर्थात दूसरे राज्य से आए लोगों को MP की सरकारी नौकरी में कोई स्थान प्राप्त नहीं होगा। हरियाणा और झारखंड ने 75% सीट आरक्षित की है। फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय अक्षय कुमार 6ठे स्थान पर हैं। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बन गया, पहला एप्पल जो कि अमेरिकी कंपनी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत बेटियों को भी पिता के पैतृक संपत्ति पर अधिकार होने का फैसला सुनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रेट निकोबार में 10,000 करोड़ रुपए के ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत शहरी क्षेत्र के निवासियों को भी वन भूमि अधिकार प्रदान करने की घोषणा की। ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 16 सितंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार ने 20 अगस्त को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में कोरोना संकट में बेरोजगार हुए कामगारों को उनके पिछले 3 महीने के वेतन का 50% रकम देने की घोषणा की। इसका लाभ लगभग 40 लाख कामगारों को मिलेगा जिन्होंने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी खोई है। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने गुजरात के भरूच और भातभूत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ये परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित की जाएगी। इससे मछली पकड़ने के तरीके बाधित होने के कारण मछुआरों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान वाईचुंग भूटिया के नाम पर सिक्किम के एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। भारत में पहली बार किसी फुटबॉल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर होगी। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा जो कि गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। इजराइल द्वारा नवीनतम सिंचाई प्रौद्योगिकी जैसे कि
ड्रिप सिंचाई को इन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड से मौत होने वाले पत्रकारों और अन्य कर्मचारियों को 50 लाख रुपए बीमा कवर के देने की घोषणा की है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी में खोला जाएगा। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा UNDP के सहयोग से शुरू किया जाएगा। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के तहत इसकी स्थापना की जाएगी। WWF के सहयोग से केरल में थुम्बी महोत्सव 2020 का आयोजन किया जाएगा। इसे ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल भी कहा जाता है। 23 अगस्त को नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन ओडिशा में किया गया है। ये मौसम के लिए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। बोनालो उत्सव तेलंगाना में मनाया गया है। इसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। तमिलनाडु में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य तमिलनाडु में निवेश को आकर्षित करना है। गुजरात सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देना और राज्य में बेरोजगारी दर को कम करना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक विकास नीति 2020-23 को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य राज्य में पर्यावरण को प्रभावित किए बिना उद्योग स्थापित करना है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष स्थान में नई दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा थावरचंद गहलोत की अध्यक्षता में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद यानी NCT नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का गठन किया गया ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 के तहत। इसका उद्देश्य इस समुदाय से जुड़ी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट मंथ जुलाई 2020 की घटना देखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई को भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। इसकी पृष्ठभूमि है कोठारी आयोग की सिफारिश पर 1968 में प्रथम बार बदलाव इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। 1986 में राजीव गांधी के समय दूसरी बार बदलाव हुआ 10+2+3 की संरचना में और 1992 में संशोधन हुआ। के कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर 2020 में तीसरी शिक्षा नीति को मंजूरी मिली। इसमें प्रमुख परिवर्तन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया। स्कूलों में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 फॉर्मेट को अपनाया जाएगा। कक्षा 1 और 2 फाउंडेशन स्टेज और इसके बाद 3 से 5 प्री प्राइमरी स्कूल शुरू में 5 साल के तहत शामिल है। इसके बाद 3 साल 6 से 8 कक्षा मिडिल स्टेज होगा और चौथा स्टेज 9 to 12 कक्षा का होगा। 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की आज़ादी होगी। शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है जो कि वर्तमान में 4.43% है। असम सरकार ने लंबे समय से चल रहे विवाद के पश्चात देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में उन्नत करने की घोषणा की है। इस अभयारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पर्यावरणविदों के नेतृत्व में सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध अभियान चलाया गया था जिसके पश्चात अभयारण्य के एक क्षेत्र में कोयला खनन को बंद कर दिया गया था। ओडिशा सरकार सरकारी भूमि की रक्षा हेतु और भूमि पर कब्जा करने वालों से सरकारी भूमि को अतिक्रमण से बचाने हेतु सैटेलाइट तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना। भूमि पर निगरानी हेतु उड़ीसा सरकार ने BIUTC यानी भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्च किया। 10 जुलाई को प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता वाले रीवा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब कोचिन बंदरगाह में विकसित किया जाएगा। ये कोचिन बंदरगाह के वल्लरपादम टर्मिनल पर स्थित है। ट्रांसशिपमेंट हब बंदरगाहों पर कंटेनरों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है और अन्य जहाज़ों को आगे के गंतव्य के लिए स्थानांतरित करता है। हिमालय की गोल्डन बर्ड विंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली प्रजाति के रूप में खोजा गया।
केंद्र सरकार ने हरियाणा और आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण हेतु नेशनल हाईवे से जुड़ी 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना को शुरू किया। केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए NH8 समेत 11 सड़कों से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साल 2018 में 29 जुलाई को देश में बाघों के लिए जारी सर्वे को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल गई है। इस सर्वे के अनुसार देश में बाघों की संख्या 75% बढ़ोतरी के साथ 2967 है, जो कि पिछले 4 वर्षों में दुगनी है। 4 वर्षों की में दुगनी है। ये सर्वे दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण का कीर्तिमान स्थापित हो चुका है। हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य होगा ये। गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश की सर्वश्रेष्ठ थाने की रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश के नादौन थाना को देश के सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन जारी करने का आदेश दे दिया है। अब सेना के शीर्ष पदों पर महिलाओं को भी तैनात किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद आनंदीबेन पटेल को ये कार्यभार सौंपा गया है। वो वर्तमान में यूपी की भी राज्यपाल हैं। इससे पहले भी वो MP की राज्यपाल जनवरी 2018 से जुलाई 2019 तक रह चुकी हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है, में सुनहरे बाघों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। काजीरंगा में अब इनकी संख्या 4 रह गई है। दुनिया में केवल काजीरंगा में ही गोल्डन टाइगर मौजूद है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत के पहले लाइकेन पार्क की स्थापना की गई है। भारतीय रेल ने अब तक की सबसे लंबी ट्रेन का परिचालन शुरू किया है, जिसे शेषनाग ट्रेन नाम दिया गया है। इसकी लंबाई 2.3 km है, 2.3 किलोमीटर है। यूनेस्को के वर्ल्ड एटलस ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज में भारतीय तमांग भाषा की क्रिटिकली इंडेंजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा गया है। ये अरुणाचल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है, जो कि विलुप्त होने के कगार पर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में फिश क्रायो बैंक की स्थापना की जाएगी। दुनिया में पहली बार फिश क्रायो बैंक की स्थापना भारत में की जा रही है। इसके तहत किसान मछली के शुक्राणुओं के जरिए उत्पादन को बढ़ाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के स्थगन के आदेश को हटा दिया है। ये परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है और इससे श्री शैलम परियोजना कृष्ण नदी से जल की आपूर्ति होगी। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की है। इसके तहत पहाड़ी क्षेत्रों में कचरे के निपटान की समस्या को दूर करने हेतु कचरे से बिजली तैयार किया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने दिल्ली में देश का पहला चार्जिंग प्लाजा पहल की शुरुआत की है। देश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। इस इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की सुविधा से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण पर नियंत्रित हो सकेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संशोधित कर 20 जुलाई 2020 को इसे पुनः लागू किया गया है। ये कानून अपने नियमों, उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उत्पादन देयताओं, मिलावटी सामान से बने उत्पादों की बिक्री के लिए सजा आदि विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ता के अधिकार की रक्षा करता है। इंडिया आइडियाज समिट 22 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित किया। इसका आयोजन US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किया था। US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया था। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 27 जुलाई को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसमें बीजापुर छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट मंथ जून 2020
एनसीईआरटी ने यूनेस्को के साथ मिलकर के सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण को लेकर छात्रों और शिक्षकों को जागरूक करने के लिए एक बुकलेट विकसित किया है। इसका शीर्षक कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा है। इस पुस्तक को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने पेयजल मंत्रालय के सहयोग से स्वच्छ भारत की स्वच्छता क्रांति नामक फिल्म जारी की है। इस फिल्म का प्रीमियर जियो चैनल पर लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत जहरीले कचरे का निपटान, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के समुचित उपाय किए जाएंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा BS6 वाहनों के नंबर प्लेट स्टिकर के लिए अलग अलग कलर के बैंड जारी किए गए। BS6 वाहनों के लिए हरी, पेट्रोल ईंधन वाहनों में नारंगी और डीजल ईंधन वाहनों में नीला। 12 जून को महाराष्ट्र सरकार ने फर्स्ट फ्लोज नामक एक बाढ़ चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की है। इससे 6 से 62 घंटे पहले की बाढ़ संभावित क्षेत्र की चेतावनी मिल जाएगी। चेन्नई के बाद महाराष्ट्र ऐसा करने वाला दूसरा शहर बन गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 जून को भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके जरिए ऑनलाइन प्राकृतिक गैस की डिलीवरी की जाएगी। हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने महानदी में डूबे 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है। इस मंदिर को मस्तका कहा गया। महानदी ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य से होकर के बहती है। वन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात के गिर जंगल में एशियाई शेरों की संख्या 29% बढ़ोतरी के साथ 674 हो गई है। 2015 में 523 थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने 59 संदिग्ध चीनी मोबाइल एप्लीकेशन को सूची जारी की है, जो कि प्राइवेसी की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। इन एजेंसियों ने सरकार से इन ऐप को ब्लॉक करने की सिफारिश की है। 29 जून को सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बैन किया। दिल्ली में राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को कोविड-19 मरीजों की देखभाल करने हेतु एक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सुविधा केंद्र होगा, जिसमें 10,000 बेड होंगे। निसर्ग चक्रवात 4 जून को उष्णकटिबंधीय चक्रवात निसर्ग को अरब सागर में उत्पन्न हुआ। इसने महाराष्ट्र और गुजरात में भारी तबाही मचाई। बांग्लादेश द्वारा निसर्ग नाम दिया गया है इसको। इससे पहले बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न अम्फान चक्रवात के कारण पश्चिम बंगाल और ओडिशा अत्यधिक प्रभावित रहा। अम्फान थाईलैंड द्वारा दिया गया नाम है। नीति आयोग ने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम यानी ITF के साथ मिलकर के भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत में कम कार्बन उत्सर्जन परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर हवाई अड्डा यूपी को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय कर लिया है। ये हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है, जिससे इस क्षेत्र के पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा सरकार ने बच्चों को शिक्षा सामग्री प्रसारित करने हेतु रिलायंस जियो के साथ समझौता किया है। इसके तहत ग्रामीण स्कूली बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। स्टार्स कार्यक्रम के तहत भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली और गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु विश्व बैंक ने 500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम से भारत में 6 राज्यों के स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसे विधानसभा में एक बिल के रूप में पारित किया जाएगा। असम के तिनसुकिया जिले के बगजान तेल कुआं में गैस रिसाव के कारण भीषण आग लगी। अडानी ग्रीन एजेंसी लिमिटेड को भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी ACCI ने अपनी तरह की पहली विनिर्माण सहित सौर परियोजना की मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण के बाद ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 90 करोड़ टन की कमी आएगी। अडानी समूह के अध्यक्ष हैं गौतम अडानी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 24 जून 2020 को शिशु मुद्रा योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जारी की गई। इसके तहत शिशु लोन लेने को
1 वर्ष के लिए ब्याज में 2% की छूट प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में हुई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 50 लाख पुराने हाथी की एक प्रजाति स्टेगोडान के जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला ओडिशा देश का पहला राज्य बन गया है। विश्वव्यापी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक मानकों को घोषित करने हेतु ISO यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन प्रमाण दिया जाता है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट मंथ मई 2020। पहल परियोजना। अमेरिकी कंपनी USAID यानी USAID और नई दिल्ली स्थित कंपनी JPE की ये संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य शहरी गरीबों को स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना है। हाल ही में USAID कंपनी ने भारत को कोविड-19 से निपटान के लिए इस योजना हेतु $3 मिलियन की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई। वंदे मातरम मिशन। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री और आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करना है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान करने की मांग को वन विभाग ने मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती की अपार संभावना है। इसके साथ ही लाख उत्पादन से जुड़े किसानों को भी लाभ मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में आए अम्फान नामक तूफान के कारण पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही देखी गई है। अम्फान नाम जो है अम्फान, वो थाईलैंड द्वारा चक्रवात को अम्फान नाम दिया गया है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ और ओडिशा के लिए 500 करोड़ का राहत कोष गठित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण अपने अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। भारत अगले 3 वर्षों तक इस कार्यकारी बोर्ड में होगा। तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है जो कि अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसलों की खेती कराने के दिशा निर्देश देगा। राज्य धान की फसल उगाने के लिए 50 लाख एकड़ भूमि सीमित कर देगा। केंद्र सरकार ने ओडिशा शहर और वहां स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का 100% सौर्यीकरण करने के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसके तहत 10 मेगा ग्रिड जुड़ी सौर परियोजना की योजना बनाई गई है। मध्य प्रदेश ने संजीवनी नामक एक वाहन विकसित किया है। इसकी मदद से स्वास्थ्य कर्मी किसी भी संदिग्ध मरीज की जांच बिना उनके संपर्क में आए कर सकते हैं। मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के मामलों में छत्तीसगढ़ राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। राज्य श्रमिकों की राष्ट्रीय भागीदारी 24% है। भारतीय सेना द्वारा बेरोजगारी से निपटने हेतु टूर ऑफ ड्यूटी लॉन्च की जाएगी। इसके तहत युवाओं को 3 साल के लिए अधिकारी और सैनिक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। हाल ही में मिजोरम सरकार ने खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया है। मिजोरम सरकार द्वारा ये निर्णय खेल में निवेश को बढ़ाने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु लिया गया है। आते हैं नेक्स्ट मंथ अप्रैल 2020। IQ एयर की वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेट सिटीज़ की हाल ही में जारी डेटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 2 शहर मुंबई और कोलकाता शामिल हैं। 2019 में जारी रिपोर्ट में 20 शहरों में 14 भारतीय शहर शामिल थे। जम्मू कश्मीर सिविल सेवा अधिनियम द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर का अधिवासी बनने के लिए न्यूनतम समय सीमा 15 वर्ष का निवास अथवा 7 वर्षों का अध्ययन निश्चित की गई है। भारत 70% वार्षिक वैश्विक उत्पादन के साथ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश बन गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश के महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु देखो अपना देश नाम से एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की गई है। इस वेबिनार में सबसे पहले दिल्ली शहर को कवर किया गया है। वेबिनार इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन संबोधित किया जाता है। इससे लोग अपने फ़ोन, लैपटॉप आदि के जरिए सुन और देख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट मंथ मार्च 2020। CMAST यानी CMAST और CMAT नामक योजना जो कि मणिपुर सरकार की थी। इसका उद्देश्य एथलीट और कलाकारों को प्रोत्साहन देने हेतु है।
छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना जम्मू कश्मीर में, इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों में कुपोषण की जांच हेतु। हाल ही में लोकसभा से प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास बिल पारित कर दिया गया है। 5 फरवरी 2020 को पेश किया गया। इसके तहत करदाता 31 मार्च 2020 तक ब्याज और जुर्माने सहित अपने करों का भुगतान कर सकते हैं। ई काम फेस्ट एकम उत्सव, इसका आयोजन NHFDC द्वारा दिव्यांगों, कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत NHFDC कार्य करता है, जो कि दिव्यांगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। भारत की पहली कमर्शियल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG बस सेवा केरल के कोच्चि शहर में लॉन्च की गई। हाल ही में पंजाब सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रोजगार को समाप्त कर दिया है, युवाओं को रोजगार सृजन के उद्देश्य से, और सेवानिवृत्ति आयु 60 से घटा करके अब 58 कर दिया है। भारत सरकार ने 2020 के लिए धौलावीरा, जो कि हड़प्पा कालीन शहर है, और दक्कन सल्तनत के स्मारक व किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। धौलावीरा जल संरक्षण प्रणाली के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। दक्कन सल्तनत के किले कौन कौन से हैं? बीजापुर स्मारक, गोलकुंडा किला, गुलबर्ग किला, बीदर का किला आदि। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी महाराज यानी जो कि शिवाजी के पुत्र थे उनके नाम पर रख दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। चापचर कूट त्यौहार हाल ही में मिजोरम में मनाया गया। ये मिजोरम का लोकप्रिय त्यौहार है। फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में मनाया गया। इसे फूल संक्रांति भी कहा जाता है। हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में सांस्कृतिक उत्सव वसंतोत्सव का आयोजन किया गया। 1 मार्च से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया। भारत सरकार ने टमाटर, प्याज और आलू की फसल की कीमतों की निगरानी के लिए MIEWS यानी मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में गूगल ने महिलाओं के कौशल विकास कार्यक्रम हेतु डिजी पिवोट नामक कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य 200 महिलाओं कामगारों को पुनः कौशल प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करना है। डिजी पिवोट 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है, इसका आयोजन इस वर्ष लेह लद्दाख की राजधानी लेह में किया जाएगा। ओडिशा सरकार द्वारा हाल ही में स्वयं सहायता समूह के लिए एक विशेष विभाग स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसे मिशन शक्ति नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने RCS उड़ान योजना के तहत इंदौर से किशनगढ़ राजस्थान के लिए पहली साप्ताहिक उड़ान को हरी झंडी दिखलाई। किशनगढ़ को भारत का संगमरमर शहर भी कहा जाता है। हाल ही में नासकॉम ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य विभिन्न तकनीकों की मदद से दिव्यांगों की समस्याओं को दूर करना है। इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रैंकिंग के अनुसार भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश बना है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में भारत का स्थान 106वां है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100% कवरेज करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश में मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया है।
वर्ल्ड लाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट 2020 की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल लेन देन में विभिन्न शहरों में बंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा है। राज्यों में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ई विधान प्रक्रिया लागू किया है। भारत में लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG से चलने वाली पहली बस सेवा केरल में शुरू की गई है। भारत का पहला पैदल सेना इन्फैक्ट्री संग्रहालय इंदौर मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। ये दुनिया का दूसरा ऐसा संग्रहालय होगा। हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2020 सम्मेलन का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग ये जो है आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका शीर्ष स्थान आगरा है। सत्यरूप सिद्धांत विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी की चोटी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय हैं सत्यरूप सिद्धांत। इसके बाद हम बात करेंगे फरवरी 2020 की घटनाओं के बारे में। ऑपरेशन वेनिला मेडागास्कर में आए डायनी चक्रवात की तबाही के कारण भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर की मदद के लिए ऑपरेशन वेनिला शुरू किया है। इसके तहत चक्रवात प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाई जाएगी। 1 से 6 फरवरी के बीच 34वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन हरियाणा में किया जा रहा है। इस वर्ष मेले का थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश है। भारत का पहला जू इंटरप्रिटेशन राजकोट गुजरात में खोला गया है। ये एक तरह का म्यूजियम है जिसमें जानवरों की बड़ी मूर्तियां लगाई गई हैं। जयपुर शहर राजस्थान में है। जयपुर शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर प्रमाण पत्र प्रदान किया है। यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे एजोले है। हाल ही में 8 फरवरी को त्रिपुरा में हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन किया गया है। हॉर्नबिल पक्षी के संरक्षण हेतु होता है, जबकि हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड का प्रमुख उत्सव है। बेलूम गुफा उत्सव का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है। ई गवर्नेंस पर 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया है। इसके तहत देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की जा रही है गवर्नेंस सेवाओं का मूल्यांकन किया गया है। देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन दिशा आंध्र प्रदेश में खोला गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने गांव के मानचित्र के लिए ड्रोन का उपयोग करने का फैसला किया है। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र को विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया है। यहाँ कृषि और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय द्वारा इंदौर में हुनर हाट का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के उज्जवल भविष्य और रोजगार हेतु इंटर्नशिप योजना शुरू की है। इसके तहत 6 महीने में 1 वर्ष के लिए इंटर्नशिप करने वाले युवा को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। ऋषिकेश जो कि उत्तराखंड में है, ऋषिकेश में गंगा नदी पर देश का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। रक्षा अध्ययन व विश्लेषण संस्थान यानी IDSA का नाम देश के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा जाएगा। भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल के सुषमा स्वराज भवन करने का निर्णय लिया है और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदल के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान करने का निर्णय लिया है। असम के उद्योग विभाग में स्थानीय कारीगरों को एक मंच प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट से समझौता किया है। मुंबई और पुणे के बीच पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूजल स्तर में सुधार हेतु भूमिगत जल संरक्षण अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 का आयोजन भोपाल में किया गया है। इसका उद्देश्य भूमिगत जल स्तर में सुधार करना है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में शहीद हुए 40 CRPF जवानों की स्मृति में जम्मू कश्मीर के लेथपोरा कैंप में स्मारक का उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन अप्रैल 2020 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में निवेश को आकर्षित करना है। हाल ही में गुजरात के लोथल में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु भारत ने पुर्तगाल में समझौता किया है, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। 17 से 22 फरवरी 2020 के बीच गांधीनगर गुजरात में 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 130 देश शामिल हुए। भारत अगले 3 वर्षों के लिए इसका अध्यक्ष चुना गया है।
इस सम्मेलन में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शुभांकर चुना गया है। हैदराबाद तेलंगाना में 17 से 19 फरवरी 2020 को बायो एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें जीव विज्ञान कंपनियों और अनेक निवेश पर फोकस किया जाएगा। इसकी थीम थी टुडे फॉर टुमारो। तेलंगाना सरकार ने बायो एशिया समिट के दौरान प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया। इसका उद्देश्य उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचारों का परिरक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन राइज 2020 का आयोजन 2020 में नई दिल्ली में किया जाएगा। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने मंड्या, कर्नाटक में 14,100 टन लिथियम भंडार का खोज की है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है। तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के जन्मदिवस 24 फरवरी को राज्य में महिला और बाल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की है। 24-25 फरवरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। हाल ही में बिहार विधानसभा ने जाति आधारित जनगणना करने का प्रस्ताव पारित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। भारत में अब तक 6 भाषाओं तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और ओडिशा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। मिशन पूर्वोदय के तहत भारतीय उद्योग परिसंघ जापान के साथ मिलकर के ओडिशा को स्टील हब के रूप में विकसित करेगा। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया 29 से 31 जनवरी। टेरी द्वारा हर वर्ष ये आयोजित होता है। 2020 में इसका विषय था टुवर्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट। हाल ही में मणिपुर सरकार ने एंगोफोरा हम्बा कार्यक्रम का आयोजन किया। ये धान की फसल का त्यौहार है। इस अभियान के तहत किसानों को कृषि योग्य भूमि और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। भारतीय चाय बोर्ड द्वारा त्रिपुरा में रन फॉर इंडिया टी का आयोजन किया गया है, त्रिपुरा की चाय को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद आते हैं हम अब नेक्स्ट मंथ जनवरी 2020 जो कि लास्ट मंथ रहेगा। ये तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के सड़क परिवहन निगम ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिन नामक हेल्पलाइन नंबर 8114277777 जारी किया है। हाल ही में किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। इस दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना की घोषणा की गई। इसकी स्थापना दिल्ली में की जाएगी। ये किसानों को अनुसंधान में सहायता प्रदान करेगा। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण ने सभी बीमा कंपनियों को एक मानक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने को कहा है। इसका नाम आरोग्य संजीवनी पॉलिसी रखा गया। 1 लाख से 5 लाख तक का बीमा 18 से 65 वर्ष के लोग लाभ ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के लिए जर्मन फर्म के साथ समझौता किया। 1015 करोड़ ऋण होगी। ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा बेहतर प्रदर्शन कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। खराब प्रदर्शन में मणिपुर और झारखंड है। युवा मामले व खेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर के लखनऊ में 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस 12 जनवरी को। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने पूर्वोदय नामक विश्व स्तरीय स्टील हब लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य था स्टील हब के द्वारा पूर्वोत्तर राज्य का विकास करना। भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी ने हाल ही में केरल में टीबी फ्री एयर फॉर एवरी चाइल्ड कार्यक्रम की शुरुआत की। 2500 बाल रोग चिकित्सकों को टीबी की चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ पर इसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। असम में अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ 88 मिलियन डॉलर का समझौता किया। उद्योग व वाणिज्य विकास विभाग ने लद्दाख में 16 जनवरी को खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर में 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड़ सुरंग का निर्माण किया जाएगा। सुरंग से हर मौसम में पर्यटन स्थल की कनेक्टिविटी बनी रहेगी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 20 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के छात्रों और अध्यापकों के साथ संवाद किया। हाल ही में बेंगलुरु में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रविशंकर, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने किया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डाटा स्टोरेज की सुरक्षा प्रणाली है। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के लिए 3 राजधानियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम में, विधायी राजधानी अमरावती और न्यायिक राजधानी कुर्नूल में। ग्रीन पे इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर झरिया है, जो कि झारखंड में है। सबसे कम प्रदूषित जगह है लुंगलेई, मिजोरम में। राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद अब हम कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम दिसंबर 2020। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष वे 34वें स्थान पर थी। प्रथम स्थान पर एंजेला मार्केल, जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। कमला हैरिस ने सबसे लंबी छलांग लगा करके 3रा स्थान हासिल किया है। वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक सिंगापुर में आयोजित की जाएगी। इससे पहले ये बैठक स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न बर्नेस्टॉक में प्रस्तावित था, लेकिन यूरोप में बढ़ते कोरोना के प्रभाव के कारण स्थान में बदलाव किया गया। नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर की घोषणा की है। अर्जेंटीना ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए नया संपत्ति कानून पारित किया है। इसके तहत देश के पूंजीपतियों पर अलग से टैक्स लगाया जाएगा जिनके पास $25 लाख से अधिक संपत्ति हो। हाल ही में न्यूजीलैंड ने अपने देश में जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। इसके साथ ही 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने का भी लक्ष्य रखा है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने 2021 की पहली तिमाही में कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्स के माध्यम से टीकाकरण करने की घोषणा की। इसके तहत पहले चरण में देश में 20% आबादी का टीकाकरण किया जाएगा। 2 दिसंबर 2020 को भारत और सूरीनाम के संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। इस बैठक में दोनों देशों ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच सहयोग पर चर्चा की। सूरीनाम एक दक्षिण अमेरिकी देश है। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा जारी है। वायु प्रदूषण पर जारी किया गया आंकड़ा दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है लाहौर, पाकिस्तान। दूसरा स्थान नई दिल्ली का है। 2 दिसंबर 2020 को भारत और अमेरिका ने बौद्धिक संपदा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक दूसरे के साथ समझौता किया। दोनों देशों के बीच बौद्धिक संपदा पर पहली बार वार्ता आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट मंथ नवंबर 2020 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर साल 2020 के अब तक का दुनिया का सबसे खतरनाक तूफान टाइफून गोनी का भारी कहर देखा गया। 4 नवंबर 2020 को अमेरिका आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु समझौता जलवायु संकट से निपटने के लिए किया गया था। अमेरिका इससे शहर होने वाला पहला देश बन गया है। 6 नवंबर 2020 को भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे शामिल हुए। भारतीय राजनयिक
विदिशा मैत्रा को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार समिति में शामिल किया गया है। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के 10 गैर स्थायी सदस्य देशों में 2 वर्ष के लिए चुना गया। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जल, शिक्षा आदि को बढ़ावा देने के लिए एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन किया गया। भारत की ओर से इसका नेतृत्व आईआईटी गुवाहाटी और ऑस्ट्रेलिया की ओर से सिडनी विश्वविद्यालय ने किया। 10 नवंबर 2020 को एससीओ परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्रध्वजों का 20वां सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया। 1 नवंबर 2020 को पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को प्रांतीय दर्जा देने की घोषणा की, लेकिन भारत ने इस फैसले को खारिज कर दिया। ये क्षेत्र उत्तर पश्चिम जम्मू कश्मीर में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। 12 नवंबर 2020 को भारत और वियतनाम ने 17वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है जिसमें 10 देश शामिल होते हैं। हसायन क्लीन कोयला पावर स्टेशन खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट है जिसे यूएई ने दुबई में स्थापित किया है, जिसकी क्षमता 2400 मेगावाट है। 10 नवंबर 2020 को शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित की गई। ये एससीओ का 20वां सम्मेलन है। इसमें एससीओ के 8 सदस्य देशों रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के अतिरिक्त 4 अन्य पर्यवेक्षक देशों ईरान, अफगानिस्तान, मंगोलिया और बेलारूस ने भी भाग लिया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 नाम दिया है। 15वां G20 शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने किया। वर्ष 2020 में मलेशिया की अध्यक्षता में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी एपेक 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन आभासी रूप से किया गया है। भारत 2022 की जगह 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत और 2024 में ब्राजील करेगा। भारत सरकार ने हाल ही में अफगानिस्तान में मैदान नदी पर शहतूत बांध का निर्माण करने की घोषणा की। इससे पूर्व भारत द्वारा सलमा बांध का निर्माण हरी नदी पर किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने कोआला में कंगारू जैसे वन्य जीवों के लिए सचल अस्पताल की शुरुआत की गई। 15 नवंबर को 10 एशियन देश और 5 अन्य देशों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन ने क्षेत्र व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी रीकैप समझौते पर हस्ताक्षर किया। 17 नवंबर को रूस की मेजबानी में आभासी रूप से 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। विषय था वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचारी विकास। 18 नवंबर को विजयनगर को कर्नाटक के 31वें जिले के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिली। ये बेलोरी जिले से अलग होकर के बना है। नवंबर 2020 में जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पारस्परिक समझौते PAA पर हस्ताक्षर किया। ब्रिटेन ने वर्ष 2030 तक गैसोलीन और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। 20 नवंबर को भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से रुपए कार्ड चरण 2 को लॉन्च किया गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट मंथ अक्टूबर 2020। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अवसर पर भारत ने नेपाल के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दान की। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी और विदेशी निवेश का स्रोत है। हाल ही में न्यू कैलेडोनिया
क्षेत्र ने तीसरे जनमत संग्रह के तहत फ्रांस से स्वतंत्रता के खिलाफ मतदान किया है। ये दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक फ्रांसीसी क्षेत्र है। 1998 में नोमेया समझौते के तहत स्वतंत्रता के लिए 3 जनमत संग्रह की अनुमति दी गई थी। ये क्षेत्र कोरल रीफ के लिए प्रसिद्ध है और विश्व का 10% निकेल भंडार यहाँ पाया जाता है। यूरोपीय संघ की संसद ने जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 1990 की तुलना में 2030 तक 60% कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा है, जो कि पहले 40% था। साथ ही 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत ने 2005 की तुलना में 2030 तक 33 से 35% कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य रखा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ताइवान और भारत के थिंक टैंक ने समझौता किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का तीसरा सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया, जिसमें भारत और फ्रांस को अगले 2 वर्षों के लिए पुनः अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ISA की शुरुआत 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस ने की थी। हाल ही में सिंगापुर अपने राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश बन गया है। इसके द्वारा सरकारी सेवाओं को एक्सेस किया जाता है। बांग्लादेश ने हाल ही में नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी शुरू की है। इसके तहत मास्क नहीं पहनने वालों को कोई भी सरकारी सेवा या कार्यालय प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हाल ही में भारत को 35 वर्षों के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के संचालन मंडल गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता मिली है। श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक इसके अध्यक्ष होंगे। विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को की वर्तमान प्रमुख आंद्रे अजोले हैं। यूनेस्को के वर्तमान प्रमुख आंद्रे अजोले हैं। भारत ने फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यानी UNRWA को $1 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है। ये राशि शरणार्थियों के शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में योगदान देगी। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने 2021 में स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली वार्षिक बैठक की जगह में बदलाव कर दिया है। अब इस बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के लूसन बर्नेस्टॉक में मई 2021 में किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2020 से 2030 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने वृद्ध व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये घोषणा की है। विश्व इंटरनेट स्पीड रैंकिंग प्रथम स्थान पे है। विश्व इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में पहले स्थान पे दक्षिण कोरिया है और भारत का स्थान 131वां है। सिंगापुर के चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व का कोरोना से सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है। वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व में दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट चुना गया है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच तीसरा 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री ने भाग लिया है। इस वार्ता के दौरान दोनों देशों ने पहली बार BECA यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के बाद दोनों देश एक दूसरे के साथ सैटेलाइट और इंटेलिजेंस डेटा शेयर कर सकते हैं। हाल ही में जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड समूह QUAD के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। क्वाड समूह में शामिल देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट मंथ सितंबर 2020 के घटनाक्रम को कवर करेंगे। अमेरिकी पत्रिका टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में एकमात्र भारतीय राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल किया गया। इनके अतिरिक्त इन सूची में 4 अन्य भारतीय शामिल हैं, प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, आयुष्मान खुराना, सुंदर पिच्चई और बिल्किस। 24 सितंबर 2020 को सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी भाग लिया। इसकी अध्यक्षता नेपाल के विदेश मंत्री ने किया। सार्क की स्थापना 1985 को हुआ है। मुख्यालय इसका काठमांडू है। सार्क देश में भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव है।
ब्राज़ील में निवास करने वाले यानोमामी जनजाति ने भारत सरकार और सोना आयात करने वाली कंपनियों में अमेज़न क्षेत्र में पाए जाने वाले सोने को खरीदने से रोकने की अपील की है। यानोमामी जनजाति ने खनन के दौरान उनके साथ होने वाले हमले के डर से ऐसा करने की अपील की है। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 17 सितंबर को वह IMD और सिंगापुर यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। पहले स्थान पे सिंगापुर है, दूसरे स्थान पे हेलेंस्की है। नई दिल्ली 68वां, बेंगलुरु 79 पे, हैदराबाद 85 और मुंबई 78। 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि रोम में स्थित है, बन गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 के युवा वर्ग की सूची जारी की गई है, जिसमें एक भारतीय उदित सिंगल ने भी शामिल किया गया है। इनकी उम्र 18 वर्ष है। इन्होंने कांच की समस्या को कम करने हेतु कांच को रेत में बदलने के लिए ग्लास टू सैंड प्रणाली विकसित की। सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रिक बॉन्ड जारी करने वाले मैक्सिको दुनिया का देश बन गया है। इस बॉन्ड के जरिए मैक्सिको ने $890 मिलियन जुटाए, जो कि देश के विकास में योगदान देंगे। मालदीव में कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के लिए भारत ने $25 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। इंडिया, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका IBSA की विदेश मंत्रियों की बैठक 18 सितंबर 2020 को संपन्न हुई, जिसमें कई मुद्दों जैसे कि सुरक्षा, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 आदि पर चर्चा हुई। IBSA की स्थापना 2003 में ब्रासीलिया घोषणा के बाद हुई। व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत और मालदीव के बीच पहली कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई। मालदीव के माले और कुल्धुफशी बंदरगाह और भारत के कोचीन और तूतीकोरिन बंदरगाह को इस मालवाहक नौका सेवा से जोड़ा जाएगा। ये नौका सेवा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी सकी द्वारा संचालित की जाएगी। भारत सरकार ने खनिज संसाधन और भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए फिनलैंड के साथ समझौता किया है। ये समझौता दोनों देशों के मध्य भूविज्ञान प्रशिक्षण, भूकंपीय सर्वेक्षण, खनिज पूर्वानुमान आदि वैज्ञानिक संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा। 2 सितंबर को BIMSTEC शिखर सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, जिसमें भारत ने भाग लिया। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देशों बांग्लादेश, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड है। इसकी स्थापना 1997 में काठमांडू में हुई। 5G तकनीक को बढ़ावा देने हेतु भारत, अमेरिका और इजराइल ने एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। असोल चीन अभियान। बांग्लादेश सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु, बच्चों के खिलाफ हो रहे हिंसा को समाप्त करने हेतु यूनिसेफ ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा कोष आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटी अधिवक्ता चुना है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसका गठन 1946 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति पर राष्ट्र आयोग के सदस्य के रूप में भारत को प्रवेश मिल गया है। भारत 2021 से 2025 तक इस आयोग का सदस्य होगा। ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और रासायनिक परिषद ECOSOC का एक निकाय है, जो कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु कार्य करता है। SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर गए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल मृत्यु दर पर एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसके तहत 1990 से 2019 तक बाल मृत्यु दर में कमी आई है। 1990 में 1.25 करोड़ था। पूरी दुनिया में हुए बाल मृत्यु में 1/3 केवल भारत और नाइजीरिया में है।
भारत में बाल मृत्यु दर यानी प्रति 1000 बच्चों पर 1990 में 126 थी, जो कि 2019 में 34 रह गई है। ये मृत्यु दर 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए है। चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के मध्य त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन हुआ। 17 सितंबर 2020 को G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान द्वारा की गई। 8 सितंबर को पहला वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस सम्मेलन में 149 देशों ने हिस्सा लिया। इसका आयोजन ISA द्वारा सौर ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। 5वें ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता रूस द्वारा की गई। ब्रिक्स में शामिल देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, भारत, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट मंथ अगस्त 2020 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे। तो मॉरिशस में एक जापानी जहाज से तेल रिसाव के कारण मॉरिशस सरकार ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी। ये जहाज 4000 टन ईंधन लेकर के ब्राजील से सिंगापुर जा रहा था। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया। ये ज्वालामुखी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के सुमात्रा द्वीप में स्थित है। इस वर्ष अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल की कमला हैरिस को उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया। अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी ने उन्हें इस पद के लिए नामित किया है। 4 अगस्त को लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट होने के कारण वहां काफ़ी क्षति देखी गई। लगभग 5000 घर ग्रसित हुए, 170 लोग मारे गए और 6000 लोग घायल हुए। विस्फोट के बाद देश में हुए विरोध प्रदर्शन के कारण लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया। भारत ने लेबनान को 58 टन आपातकालीन मानवीयता सहायता भेजी। इजराइल UAE शांति समझौता। UAE हाल ही में इजराइल के साथ शांति समझौते करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। इसे अब्राहम समझौता भी कहा जाता है। यहूदी, ईसाइयों और इस्लाम से संबंधित वेस्ट बैंक जो इजराइल और जॉर्डन के बीच है, इस पर इजराइल के कब्जे को रोक दिया गया है। कैलिफोर्निया के डेथ वैली में एक सदी से भी अधिक समय 1913 के बाद का पृथ्वी का उच्चतम तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि 1913 में यहाँ 56.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उच्चतम तापमान अपने रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। हाल ही में स्पेन में मच्छरों द्वारा फैलाए गए वेस्ट नील वायरस का प्रकोप देखा गया है। ये वायरस पहली बार युगांडा में खोजा गया था। हाल ही में UAE में बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालन शुरू कर दिया गया है। UAE परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन गया है। ये UAE का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जिससे 5600 मेगावाट ऊर्जा आपूर्ति होगी। ब्रिटेन ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने का फैसला लिया है। महात्मा गांधी पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिनकी तस्वीर पाउंड पर चित्रित की जाएगी। भारत ने मालदीव को $500 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की। इस वित्तीय सहायता से मालदीव में 6.7 किलोमीटर लंबी पुल निर्माण परियोजना आरंभ की जाएगी, जिसे माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA द्वारा 8 सितंबर 2020 को पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसका उद्देश्य ऊर्जा के सस्ते दरों पर उपलब्धता के समक्ष चुनौती पर विचार और समाधान करना है। भारत ने वर्ष 2020 तक 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। WHO ने अफ्रीका के अंतिम देश नाइजीरिया के पोलियो मुक्त होने के बाद पूरे अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। अब पूरी दुनिया में केवल 2 देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही पोलियो वायरस बचा हुआ है। WHO द्वारा 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन